नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 91 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है ये आप सब लोग जानते हैं, या मैं ये बोलूं आप सबने ट्रांसफार्मर देखा हुआ है। हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, चाहे वो हमारा मोबाइल का चार्जर हो या फिर हमारा म्यूजिक सिस्टम हो या फिर हमारे घर का टेलीविजन हो, इन सब में क्या लगा होता है? ट्रांसफार्मर लगा होता है। अगर हम अपनी गली के बाहर जाते हैं, जिस गली में हमारा घर है, तो उस गली के एंड में भी एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिस ट्रांसफार्मर से होते हुए हमारे घर में इलेक्ट्रिक करंट पहुंचती है। यानी हम सब ने ट्रांसफार्मर देखा है। अब सवाल यह है कि जहां जहां हमने ट्रांसफार्मर देखा है वहां वहां पर इस ट्रांसफार्मर का काम क्या है? क्या काम करता है ट्रांसफार्मर हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर? क्या काम कर रहा है ट्रांसफार्मर जो हमारी गली के बाहर से लगा है? आंसर बड़ा सिंपल है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? जो वोल्टेज होती है उसको कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और इसका उल्टा यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है या कन्वर्ट कर सकता है। इस टाइप के डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो ये क्या होगी? डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर होगी। वही मैंने यहां पर लिखी है, तो फटाफट से कॉपी पेन निकालोगे और हैंड डालोगे क्या? ट्रांसफार्मर, और उसके नीचे पहले इसकी डेफिनेशन लिख के चलेंगे। तो क्या है? इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज, और एंड में लिखना और लिखना, क्योंकि एक साथ दोनों काम नहीं कर सकता। हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज और लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। इस टाइप के डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और आज के इस पूरे लेक्चर में हमारा जो मेन एम यही रहेगा कि भाई ये ऐसा किस तरह से करता है, इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल या कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या करने वाले हैं हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। डेफिनेशन सबने लिख ली है। अब दूसरा लिखो इसमें इसका कंस्ट्रक्शन, यानी ट्रांसफार्मर बनता कैसे है। एक सिंपल डायग्राम या एक सिंपल कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है एक ट्रांसफार्मर का, यहां पर हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब मैं यहां थोड़ा सा एक डायग्राम बनाऊंगा। आप सबको उस डायग्राम को ध्यान से देखना है कि कैसे बन रहा है, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में आपका टॉपिक आता है 5 नंबर का ट्रांसफार्मर, तो डायग्राम वहां पर 1.5 नंबर का होने वाला है। अब जरा समझेंगे ट्रांसफार्मर में क्या होता है। सबसे पहले एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है। क्या होती है? सॉफ्ट आयरन कोर होती है। एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है। अब वो कैसी कोर होती है मैं यहां बनाने जा रहा हूं। तो इस तरह से एक क्या बनाएंगे, एक सबसे पहले ऐसे स्क्वायर टाइप का बनाओ। ठीक है, देखते रहना मेरे को, मेरे साथ साथ बनाना। ऐसे मैंने क्या बनाया, एक स्क्वायर शेप बना दिया यूं करके, और इसको कुछ इस तरह से पैरेललोपिपेड या बोल सकते हैं एक क्यूब बनाने की कोशिश करो, लेकिन पूरा क्यूब नहीं, ऐसे सिर्फ पीछे को ऐसे बनाया, और फिर यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और ज्योमेट्री बनाएंगे हम। इसमें एक और छोटा सा स्क्वायर बनाओ इसके अंदर यूं करके, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। अब इसको मुझे एक आयरन कोर की शक्ल देनी है। अब ध्यान से बनना, ये आयरन कोर कैसे बनाया आपको पता है? मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप सब लोगों ने वो देखा है, ये देख लो, ये मेरे पास क्या है? एक बंडल है। किसका बंडल है? व्हाइट पेज का बंडल है ना। देखो आपको एक ऐसा दिख रहा है, ऐसे एक पूरा एक यूं करके स्लैब दिख रही है किसकी? पेजेस की, लेकिन इसके अंदर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो ये जो आपको यहां पर स्लैब टाइप की दिख रही है ना, ये एक पूरी स्लैब नहीं है। इसके अंदर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ छोटी छोटी आयरन कोर की, या बोलते हैं सॉफ्ट आयरन की, हमारे पास पत्तियां टाइप की हैं। अब वो पत्तियों को बना रहा हूं, आपको फील आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जरा समझेंगे। देखो मैं यहां पर एक पत्ती बना रहा हूं ऐसे करके, यूं एक ऐसे बनी, यानी ये एक पेज हो गया, और इसके ऊपर एक और पेज आएगा यूं करके। ये क्या हो गया? इसका दूसरा पेज। मैं पेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने एग्जांपल उसका दिया। एक्चुअल में क्या होगा? आयरन की इस तरह से, सॉफ्ट आयरन की इस तरह से सिल्ली टाइप की होगी, या बोल सकते हैं कि प्लेट टाइप की होगी। प्लेट अच्छा वर्ड लग रहा है। तो इस तरह से सॉफ्ट आयरन की प्लेट है जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, और जो शेप निकल के आया इस तरह से एक
पैरेललोपिपेड बोल सकते हैं या क्यूबॉइड बोल सकते हैं, इस टाइप का एक शेप निकल के आ रखा है यूं करके, ठीक है, बना दिया। अब ये तो बाहर से देखा, अब ऐसे अंदर से भी दिखाना है। अब अंदर से दिखाने के लिए क्या करूंगा, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है, यूं करके इसको ऐसे बना दो। और यहां पर ये भी क्या है, ये अंदर से दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, इसका इनर साइड है। और यानी बीच में ये क्या है, होल है, आर पार दिख रहा है यहां से, ये बीच में होल है और ये इस तरह से 3 डायमेंशन में आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ओके। ये डायग्राम समझ में आया आपको। ये सिंपल ऐसा है कि जैसे मेरे पास ये है ना, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, माना आयरन की छोटी छोटी प्लेट है जो एक दूसरे के ऊपर रखी और ये बन रहा है, और ये जो पोर्शन है वो इसको दिखा रहा है, किस वाले पोर्शन को, इसको। अगर मैं क्या करूं, यहां पर बीच में ऐसे एक रेक्टेंगुलर छेद कर दूं, ठीक है, इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगुलर छेद कर दिया। अब वो छेद के अंदर ये छेद हमको वो दिख रहा है, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर छेद है वो ये है। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात इतनी। तो इस तरह से मेरे पास क्या है कि सॉफ्ट आयरन कोर है, ये क्या है मेरे पास, सॉफ्ट आयरन कोर। तो दिस इज अवर सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। फिर क्या करते हैं, इस सॉफ्ट आयरन कोर में हम कॉपर की कुछ कॉइल लपेटते हैं, इस तरह से एक कॉपर का वायर लपेटेंगे, किसमें, इस सॉफ्ट आयरन कोर में। और कितनी कॉइल होंगी, 2 कॉइल होंगी। यहां पर देखो, एक कॉइल में यहां बना रहा हूं इस तरह से, और इसके ऊपर लपेटेंगे, किसके ऊपर, इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटेंगे यूं करके, ठीक है। यहां से आया मैंने एक टर्न लिया यूं करके। अब इसके पीछे जाएगा और पीछे से क्या आएगा, ऐसे वापस आएगा, फिर इसके पीछे जाएगा और इससे वापस आएगा, ऐसे पीछे जाएगा, फिर ये वापस आएगा, ऐसे पीछे जाएगा, फिर ऐसे करके वापस आएगा, ऐसे पीछे जाएगा और ऐसे करके वापस आएगा, ऐसे पीछे जाए, मतलब पीछे से वापस आएगा, पीछे से वापस आएगा, पीछे से वापस आएगा, पीछे से ऐसे वापस आएगा और यहाँ से ये। तो ये इसके क्या होंगे, इस कॉइल के 2 टर्मिनल हो गए। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लपेट दिया इसको यूं करके। और ऐसी एक और कॉइल होगी जिसके ठीक अपोजिट होगी यहाँ पर, और यहाँ क्या होगी, ऐसे क्या बनाऊंगा, दूसरी कॉइल बनाऊंगा। यहाँ से गया मैंने वायर और इसके पीछे से ऐसे वापस आया, ऐसे गया, इसके पीछे से वापस आया, ऐसे गया, इसके पीछे से वापस आया, ऐसे गया, इसके पीछे से ऐसे वापस आया। तो ये मेरे पास क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर पर लपेटी हुई 2 कॉइल हैं। आपको साफ साफ कुछ डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है कि यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा है, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है। इसका उल्टा भी हो सकता है, यहां नंबर ऑफ टर्न्स कम हो सकते हैं, यहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो सकते हैं। अब इसका यूज क्या है कि क्यों यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं, क्यों यहां पर कम है, या इसका उल्टा, क्यों यहां पर कम होंगे और क्यों यहां ज्यादा होंगे, उसका जब हम आगे वर्किंग डिस्कस करेंगे वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान देनी है कि यहां पर 2 कॉइल होती हैं, एक कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे और दूसरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक कॉइल में हम क्या देंगे, इनपुट देंगे। माना मैंने यहां पर क्या दिया, एक एसी इनपुट दिया, तो यहां मैंने क्या दिया भाई, इनपुट दिया। और जहां हम इनपुट देंगे उस कॉइल को हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉइल, PR, प्राइमरी की स्पेलिंग, प्राइमरी कॉइल। तो ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी कॉइल है। और जो दूसरी कॉइल है वहां मुझे क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट देखने को मिलेगा। यहां मुझे AC आउटपुट देखने को मिलेगा। अब ये कैसे आउटपुट देखने को मिलेगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे वर्किंग में। तो यहां हमें क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट देखने को मिलेगा। और जिन कॉइल के टर्मिनल के बीच हम आउटपुट देखेंगे उसे हम बोलेंगे क्या, सेकेंडरी कॉइल। इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर 2 कॉइल है, एक मेरे पास क्या है, प्राइमरी कॉइल, और एक मेरे पास क्या है भाई, सेकेंडरी कॉइल है। और दोनों कॉइल को एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा गया है, जिसे हम इस तरह से देख सकते हैं यहां पर, ठीक, ओके। नाउ इसी का क्या होता है, एक सिंप्लीफाइड वर्जन भी हमारे पास होता है। मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, सॉफ्ट आयरन कोर यहां लिख देता हूं। तो ये है हमारे पास क्या, सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक। अब इसी का एक सिंप्लीफाइड वर्जन कुछ ऐसा होता है, इस तरह से हम बना सकते हैं कि मैंने यहां पर एक कॉइल ऐसे बनाई, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये भी बना सकते हो। एक कॉइल मैंने ऐसे बनाई और एक कॉइल मैंने कुछ इस तरह से बनाई यूं करके, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहां पर, यहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं, यहां नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो और अब ये आयरन कोर दिखाना है तो इस तरह से यहां पर लाइन खींच दो यूं करके। तो ये मेरे पास क्या है, आयरन कोर है, ठीक है, क्लियर बात। तो ये मेरे पास प्राइमरी कॉइल है और ये मेरे पास सेकेंडरी कॉइल है। इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉइल, और इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल। यानी यहां मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट, यहां हम क्या देंगे, इनपुट देंगे। क्लियर बात इतनी, ओके। तो इस डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता हूं अगर आपके पास वक्त कम है। अगर दोनों बनाओगे तो और भी अच्छी क्या है बात है।
क्लियर है बात? ओके, अब बात क्लियर है तो ये क्या हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब बात करते हैं किसके बारे में कि भाई ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो नेक्स्ट सेंड डालो क्या, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, इसका सिद्धांत क्या होता है, ट्रांसफार्मर। देखो भाई ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि अगर किसी कॉइल से पास करने वाली करंट, इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो रही है, तब उस कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उस कॉइल में एक करंट इंड्यूस होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो यहां पर लिख के चलेंगे हम, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। किस पर काम करता है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये आप सब ने पढ़ा है। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? अगर किसी कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होता है, यहां बोलते हैं ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जिस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उस कॉइल में करंट फ्लो करती है और जिसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी दो टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, और यहां पर दोनों यूज होते हैं। अब दोनों कैसे यूज होते हैं वो आगे की बात है। तो यहां पर इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दोनों टाइप का हो सकता है, म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा यहां पर, एंड सेल्फ इंडक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन, यानी इस ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन दोनों फिनोमिना हमें एक साथ देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे उसके लिए हमें नेक्स्ट हिंट डालनी पड़ेगी, दैट इज वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो नेक्स्ट हिंट डालो क्या, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। और वर्किंग क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना बात को, एक एक स्टेप को। तो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो भाई समझो जरा, मान लिया मेरे पास यहां पर एक ट्रांसफार्मर है, मैं सिंपल वाला सर्किट बना रहा हूं इसका। ये इसकी क्या है, मान लिया प्राइमरी कॉइल है, तो दिस इज अवर प्राइमरी कॉइल। ये बीच में क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है, और ये मेरे पास क्या है भाई, इसकी सेकेंडरी कॉइल है। तो ये मेरे पास सेकेंडरी कॉइल है, यहां मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, यहां से मैं क्या दूंगा, इनपुट दूंगा। मान लिया जो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो NP हैं, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, NS हैं। तो यहां पर हम लिख के चलेंगे, जो मेरे पास NP है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और जो मेरे पास यहां NS है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। और यहां मुझे क्या मिलेगा भाई, आउटपुट मिलेगा, यहां मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट, और यहां से हम क्या देंगे, इनपुट देंगे, ठीक। अब अज्यूम करो, मान लिया मैंने यहां पर जो प्राइमरी कॉइल है उसमें कुछ इनपुट करंट दी, माना IP इज करंट इन प्राइमरी कॉइल। जो IP है वो क्या है, करंट इन, और कैसी करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, ध्यान देना कैसी करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट। मैंने कहां पर दी, देखो मैंने यहां सिंबल से भी दिख रहा है, कैसा इनपुट होगा, ऑल्टरनेटिंग इनपुट होगा। लेट अस से IP इज ऑल्टरनेटिंग करंट इन कॉइल 1, या बोलते हैं इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो कितनी है, IP है, जो हमने दे रखी है बाहर से। तो ये मेरे पास क्या है, इनपुट करंट है, जो IP है ये मेरे पास क्या है, इनपुट करंट है। तो दिस इज अवर इनपुट करंट। अब होगा क्या, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, यानी इस करंट की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। इस प्राइमरी कॉइल में जो फ्लो करने वाली करंट है उसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। अगर उसकी वैल्यू लगातार चेंज होगी तब उस चेंजिंग करंट की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो एक बात तो पक्का है कि इस कॉइल 2 या बोलते हैं इस सेकेंडरी कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। और अभी हमने पढ़ा कि जब भी किसी कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स
चेंज करता है तब उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो यहां पर लिख के चलेंगे ड्यू टू दिस चेंजिंग करंट, ड्यू टू दिस चेंजिंग करंट आईपी, आईपी का मतलब प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल will change and due to this EMF will induced in secondary coil which will be बताओ किस करार होगा, लगाओ फैराडे लॉ। क्या होता है, EMF E इक्वल टू या EP इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स माइनस का नंबर ऑफ टर्न्स इन, सॉरी EP नहीं, ES सेकेंडरी कॉइल में हो रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इनटू d∅dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है बात इतनी? ओके। तो क्या हुआ, इसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा, ES के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस का NS d∅dt के बराबर होगी, जहां फाई क्या है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। सेड इज हमें क्वेश्चन नंबर 1। अब जरा समझना बात को, अब ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, क्या सिर्फ प्राइम सेकेंडरी कॉइल से चेंज होगा? इसका जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो इस प्राइमरी कॉइल से भी तो चेंज होगा, बिकॉज दोनों क्या है, एक दूसरे के बहुत करीब हैं। अगर इससे पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इससे पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो चेंज होगा, यानी प्राइमरी कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। मैं थोड़ा ढक्कन उठा लेता हूं। तो इन ए सेम मैनर, तो लिख के चलेंगे, एक लाइन लिख रहा हूं समझ में आ जाएगा, इन ए सेम मैनर फ्लक्स through primary coil will also change। अगर उससे पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है तो अगेन एक बात पक्की है कि इस कॉइल में भी एक EMF क्या होगा, इंड्यूस होगा। सो EMF induced in primary coil will be कितना हो जाएगा, EP इक्वल टू, अगेन फ्रॉम फैराडे लॉ, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इनटू d∅dt। सेड इज सम क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर अजम्पशन क्या है, यहां पर अजम्पशन ये है कि ये दोनों कॉइल, जो यहां पर दो कॉइल हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, और जितना फ्लक्स इससे पास कर रहा है उतना ही फ्लक्स इससे भी पास कर रहा है। ये हमारा अजम्पशन है, यानी जिस रेट से फ्लक्स इससे चेंज हो रहा है उसी रेट से फ्लक्स इससे भी चेंज हो रहा है। इसलिए यहां पर भी क्या आया, d∅dt, और यहां भी क्या आया भाई, d∅dt आया। ठीक है, बाहर पटाखा फूटा, मैं डर गया, सॉरी। यहां भी d∅dt आया और यहां भी क्या है, हमारा d∅dt आया। क्लियर है बात इतनी? ओके, इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा एक काम करो, फिर इन दो इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, क्योंकि d∅dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो यहां से मेरे पास ES अपॉन EP इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का NS अपॉन माइनस का NP, और इनटू में ऊपर भी d∅dt और नीचे भी क्या आएगा, d∅dt आ जाएगा। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, एंड दिस गिव अस ES अपॉन EP विल बी इक्वल टू कितना आया, ये NS अपॉन NP आया। सेड इज सम इक्वेशन नंबर 3। इसे क्या बोल देंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां पर निकल के आ रखा है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में। अभी रिलेशन निकल के आ रखा है, इसका क्या मीनिंग है थोड़ा सा और डिस्कशन करने के बाद हम यहां पर डिस्कस करेंगे इसकी मीनिंग को। अब समझेंगे जरा, मैंने क्या बोला कि जो प्राइमरी कॉइल है उसमें फ्लो करने वाला करंट कितनी है, IP है। इसका मतलब यहां पर बाहर से कुछ ना कुछ वोल्टेज लगाया होगा हमने। मान लिया यहां जो
इनपुट वोल्टेज है वो कितनी है, Vp के बराबर है। Vp इज इनपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक, अब मैं यहां पर एक कंडीशन लगा रहा हूं, इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर कॉयल का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत छोटा है, तब उस केस में क्या होगा, यहां पर जो Vs होगा दिस विल बी इक्वल टू दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉयल, किसके बराबर होगा, EP के बराबर होगा। अब मैं ये कहानी कैसे कह पा रहा हूं, समझेंगे जरा। मान लिया ये मेरे पास क्या है भाई, प्राइमरी कॉयल है, ये मेरे पास प्राइमरी कॉयल है इस तरह से, और मैंने यहां पर ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या लगाया, Vp लगाया। अब होगा क्या, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे फ्लो करने वाली करंट चेंज होगी, फ्लो करने वाली करंट चेंज होने से इससे पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आएगा, आंसर है कुछ इस तरह से आएगा कि वो यहां पर चेंज करने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, यानी इस Vp के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो जो मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ EP होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। मैंने स्मॉल बना रखा है तो स्मॉल EP कहां की ओर होगा, इधर की ओर होगा। ये सेम चीजें जो हमने कहां पढ़ी थी, सेल्फ इंडक्शन में पढ़ी थी, यानी यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, कैसा ईएमएफ होगा, ये बैक ईएमएफ होगा। थोड़ा सा और पीछे जाता हूं मैं, अगर मैं यहां पर की बात करूं, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है EP, ये किसके कारण हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन के कारण, और ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ES किस कारण हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन कारण। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहां पर क्यों बोला कि यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है और सेल्फ इंडक्शन भी होता है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन से क्या आ रहा है, ES आ रहा है, और सेल्फ इंडक्शन से क्या आ रहा है, हमारा EP आ रहा है। ठीक है बात इतनी। तो यहां पर जो मेरे पास Vp है वो ES के कैसे, सॉरी जो EP है वो Vp के अपोजिट होगा, ठीक है ना, उसको अपोज करेगा। तो इसका मतलब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, दिस Vp माइनस EP मस्ट बी इक्वल टू IR फ्रॉम किससे, ओम्स लॉ से, एंड दिस RP इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल। अगर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, लेट अस से दिस इज 0, कितना है, 0 है, नेग्लिजिबल है इसका रेजिस्टेंस, देन दिस EP विल बी इक्वल टू Vp, होगा नहीं होगा, देन EP विल बी इक्वल टू Vp। तही मैंने यहां पर बोला इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल इज वेरी वेरी स्मॉल देन दिस Vs विल बी इक्वल टू Vp। ये एक कंडीशन होगी या एक अजम्पशन हो गया, अजम्पशन बोलेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस कॉयल का रेजिस्टेंस कभी 0 होगा नहीं। अगर मैं कॉपर की यहां पर वायर लेता हूं, उसका रेजिस्टेंस भी कुछ न कुछ होगा, परफेक्ट 0 नहीं, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, टेंस टू 0 हो सकता है, वो बात की बातें हैं। क्लियर है बात। तो ये तो क्या हो गया मेरा पहला अजम्पशन कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉयल और वी कैन से कॉयल इज वेरी वेरी स्मॉल। अब बात करते हैं किसके, सेकंड चीज की। सेकंड चीज क्या है, अगर मैं ये बोलूं इफ सेकेंडरी कॉयल, सेकंड चीज है मेरे पास, इफ सेकेंडरी कॉयल इज इन ओपन सर्किट, इज इन ओपन सर्किट, ठीक है। और हमने पढ़ा था जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे, जहां पर ओपन सर्किट होता है वहां पर ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो इसका मतलब इफ सेकेंडरी कॉयल इज इन ओपन सर्किट, इज इन ओपन सर्किट, देन पोटेंशियल अक्रॉस, ये क्या लिखा है मैंने यार, ये क्या होगा, EP होगा, Vp होगा, ध्यान देना, ठीक है। क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉयल मस्ट बी इक्वल टू EMF अक्रॉस प्राइमरी कॉयल, ये कंडीशन लगाएंगे। गलत लिख दिया मैंने, यहां S लिख दिया। देखो इफ सेकेंडरी कॉयल इज इन ओपन सर्किट, तो यहां से मेरे पास Vs मस्ट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ES के बराबर आएगा। ये कंडीशन हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है कि अगर कोई सर्किट ओपन सर्किट है, यानी उसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट नहीं कर रखा है, तब उसका EMF उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है, उसके टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ये क्या होगी, हमारी सेकंड कंडीशन होगी। अब इन दोनों कंडीशन को पकड़ो, कहां लगा दो, इस इक्वेशन नंबर 3 में लगा दो। नाउ इक्वेशन 3 बिकम, नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, देखो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, अगर मैं जहां ES है वहां क्या लिख दूंगा, VS लिख दूंगा, और जहां EP है वहां क्या लिख दूंगा, VP लिख दूंगा। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये NS अपॉन NP आ जाएगा। से इट इज इक्वेशन नंबर 3A।
क्योंकि 3A में कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ रखी है, जहां VS क्या है, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, और VP क्या है, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। ठीक है बात इतनी, ओके। नाउ अब यहां पर एक और अजम्पशन लेते हैं और एक नया टर्म यहां पर ऐड करते हैं। क्या है हमारा अजम्पशन, जरा समझेंगे। इफ देयर इज नो पावर लॉस, देयर इज नो पावर लॉस, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, यानी जितनी पावर हम यहां इनपुट में दे रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर, उतनी ही पावर मुझे आउटपुट में मिल जा रही है। ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन क्या है, हमारा एक अजम्पशन है कि अगर यहां पर किसी भी टाइप का पावर लॉस नहीं होता है तो पावर इनपुट मस्ट बी इक्वल टू पावर आउटपुट। अब पावर इनपुट हो इसके बराबर, तो हमने एक चीज पढ़ा है, P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई के बराबर होता है। ठीक, मैंने अज्यूम कर लिया किसी इंस्टेंट पर इसमें फ्लो करने वाली करंट, प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाली करंट कितना है, VP है, मैंने ऐसा बोला। ठीक है, और यहां वोल्टेज कितना है मेरे पास, यहां करंट कितनी है, IP है, और वोल्टेज कितनी है, VP है, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आउटपुट वोल्टेज कितना है मेरा, VS है, और मैंने अज्यूम किया कि जो आउटपुट या बोल सकते हैं सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी है मेरे पास, IS के बराबर है। तो यहां से मेरे पास क्या निकल गया, IP इंटू VP इक्वल टू IS इंटू IS इंटू VS निकल के आ गया। और अगर मैं यहां से क्या निकालूं भाई, VS अपॉन VP निकालूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास किसके बराबर, IP अपॉन IS के बराबर। ठीक, नाउ कुछ इसे इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। नाउ इस इक्वेशन नंबर 4 को देखो, इक्वेशन नंबर 3 को देखो, यहां भी VS अपॉन V है और यहां भी VS अपॉन V है, यानी ये तीनों टर्म क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। नाउ व्हाट वी कैन राइट VS अपॉन VP इज इक्वल टू कितना आया, NS अपॉन NP एंड दिस इज इक्वल टू IP अपॉन IS। सेड इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। और यहां पर मेरे पास कुछ रेशियो जैसी चीज निकल के आ रही है, और इस रेशियो को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसफर रेशियो या ट्रांसफॉर्मर रेशियो। दिस रेशियो इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर रेशियो। किधर बात नहीं, ओके। नाउ इस रेशियो से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट कर सकते हैं जो कि इस पूरे लेक्चर की रीढ़ की हड्डी होने वाली है। अब समझेंगे कि वो कमेंट क्या है। इन्हीं रेशियो से हम क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, दो इंपॉर्टेंट कमेंट, और यहीं से हम ट्रांसफॉर्मर को दो टाइप से कैटेगराइज या क्लासीफाई भी कर सकते हैं। एक है हमारे पास क्या, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा है हमारे पास क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। नाउ इस रेशियो से एक बार इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो और एक बार इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो, तो यहां से मेरे पास VS अपॉन VP इक्वल टू कितना है, NS अपॉन NP के बराबर है, और दूसरा यहां से मेरे पास IS अपॉन IP किसके बराबर है IS अपॉन IP क्या हो जाएगा, NP अपॉन NS हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है, अगर यहाँ S है तो यहाँ P है, यहाँ P है तो यहाँ क्या है, S है। ठीक है ऐसा उल्टा लिख सकते हैं। नाउ केस फर्स्ट में यहां पर मेरे हाथ में अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं ट्रांसफॉर्मर का, मेरे हाथ में क्या है भाई, NS और NP है। अगर मैं ट्रांसफॉर्मर बना रहा हूं तो मैं इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूं। तो मैंने फिर केस फर्स्ट में बोला कि जो मेरे पास NP है वो ग्रेटर देन है किससे, सॉरी ऐसा बोल दो, जो NS है दिस इज ग्रेटर देन NP। यानी कुछ ऐसा केस है, ये मेरे पास प्राइमरी कॉइल है और बीच में ये सॉफ्ट आयरन कोर है, और ये मेरे पास सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, और आपको साफ साफ दिख रहा है यहां नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, NP है, यहां नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, NS है, और ये ऐसे नीचे को आएगा। इधर बात नहीं, ओके। और यहां पर जो NS है वो NP से ज्यादा है, आपको डायग्राम में भी देखने को मिल रहा है। अगर NS इज ग्रेटर देन NP है तो यहां से अगर मैं क्या निकालूं, NS अपॉन NP निकालूं तो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर NS अपॉन NP ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, VS अपॉन VP मस्ट बी ग्रेटर देन 1 आएगा। और यहां पर मेरे पास क्या निकल के आता है, थोड़ा सा मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इधर, तो VS विल बी इक्वल टू विल बी ग्रेटर देन VP आ जाएगा। यानी किसी ट्रांसफॉर्मर में अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं तब उस ट्रांसफॉर्मर जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो इनपुट वोल्टेज से ज्यादा होती है।
यानी एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो इस लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि इनपुट में क्या देंगे हम, Vp देंगे, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, Vs मिलेगा। यानी जब भी किसी ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे और यहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, यानी प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, तो क्या करेगा, एक लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। अब सवाल यह है वो करंट के साथ क्या करेगा, फिर समझ लेते हैं भाई। यहां से देखो हमारा अजम्पशन क्या है, अजम्पशन कुछ ऐसा है कि NS इज ग्रेटर देन NP, तो यहां से मेरे पास NS अपॉन NP क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास IS अपॉन IP इज ऑल्सो ग्रेटर देन, ओके ये उल्टा हो रहा है, तो अगर मैं यहां से क्या निकालूं, NP अपॉन NS निकालूं, उल्टा कर दिया मैंने तो रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अगर NS अपॉन NP इज ग्रेटर देन 1 तो NP अपॉन NS क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास IS अपॉन IP इज ऑल्सो लेस देन 1, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, IS इज लेस देन IP। तो इस टाइप का जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या करता है, हाई करंट को, बिकॉज ये क्या है, प्राइमरी कॉइल पर करंट है IP, ये हाई करंट को एक ऐसी करंट में चेंज करता है जिसकी वैल्यू क्या है, उससे कम है, यानी हाई करंट को लो करंट में चेंज कर रहा है, लेकिन यहां एक लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। यानी एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में कन्वर्ट कर रहा है। ये दिमाग में गुजरी बात, ठीक है। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है ये वाला, जिसमें ये केस हमने लगा रखा है कि NS इज ग्रेटर देन NP। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है, समझना जरा, जो हाई करंट लो वोल्टेज को लो करंट हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, और इस टाइप के ट्रांसफॉर्मर को हम बोलते हैं क्या, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है कौन सा है मेरे पास, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। कैसा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम घुसी, दोबारा बताऊं, देखो क्या हो रहा है, यहां पर IP की वैल्यू क्या है, ज्यादा है किससे, IS से, और यहां पर VS की वैल्यू ज्यादा है किससे, VP से, या बोल सकते हैं VP की वैल्यू कम है किससे, VS से। यानी प्राइमरी जो कॉइल है उसमें करंट ज्यादा है और वोल्टेज कम है, और जो आउटपुट जो हमें सेकेंडरी कॉइल में देखने को मिल रहा है वहां करंट कम है और वोल्टेज ज्यादा है। यानी इस स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ने क्या किया, एक लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में कन्वर्ट कर दिया, और इस टाइप के ट्रांसफॉर्मर को हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। तो अगर आप कॉपी में लिखना चाहते हो तो लिख लो, हिंट डालो क्या, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, उसके आगे लिखना ए काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मर विच कन्वर्ट लो वोल्टेज हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज लो करंट, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब सवाल यह है कि कितना करंट को चेंज करेगा, कितना वोल्टेज को चेंज करेगा, आंसर है सेम प्रोपोर्शन में। अगर उसने वोल्टेज को n टाइम क्या किया है, इंक्रीज किया है, तो वो करंट को n टाइम डिक्रीज कर देगा, या उल्टा भी बोल सकते हो, अगर उसने करंट को वोल्टेज को n टाइम इंक्रीज किया है तो वो करंट को n टाइम डिक्रीज कर देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेम प्रोपोर्शन में क्या होगा, यहां पर इसका इंक्रीज और इसका डिक्रीज होगा। अब इसका दूसरा केस लेते हैं, केस 2। केस 2 में क्या लूंगा, अभी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में बढ़ा देते हैं। केस 2 देखो, केस 2 में क्या बोल रहा हूं मैंने ये बोल दिया कि जो NP है वो ग्रेटर देन क्या है, NS है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अगर ऐसा है तो अगर मैं अब इस रेशियो की बात करूं, किसकी, NS अपॉन NP की बात करूं, बताओ क्या होगा, ये दिस विल बी लेस देन 1, होगा नहीं होगा। अगर मैं इसको यहां भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, ये लेस देन 1 आ जाएगा, और यही क्या है मेरा, VS अपॉन VP है, तो यहां से मेरे पास VS अपॉन VP क्या आ गया, लेस देन 1 आ गया, तो ये क्या हुआ, VS इज लेस देन क्या आ गया, VP आ गया। यानी अगर किसी ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो वो क्या कर रहा है, वोल्टेज को कम कर दे रहा है, क्योंकि यहां पर प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा है और सेकेंडरी कॉइल में जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, कम है। यानी ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये इस टाइप का है, इसमें प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो ये क्या करेगा, एक हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। अब करंट के साथ क्या करेगा, तो उसे देखने के लिए इस रिलेशन का यूज करेंगे। तो यहां से मेरे पास NS अपॉन NP इज लेस देन 1 है, तो अगर मैं यहां से क्या निकालूं, NP अपॉन NS निकालूं
तो दिस विल बी ग्रेटर देन 1, होगा नहीं होगा, बिकॉज अगर ns अपॉन np इज लेस देन 1 तो np अपॉन ns इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहां से मेरे पास ये किसके बराबर है, is अपॉन ip के बराबर है, तो is अपॉन ip इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो is इज ग्रेटर देन क्या आ गया, ip आ गया। ठीक, देखो यहां सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कम है और सेकेंडरी कॉइल में करंट ज्यादा है, तो इसने क्या किया, ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो क्या कर रहा है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है और लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट कर रहा है। और इस टाइप के ट्रांसफॉर्मर को हम बोलते हैं क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करोगे, तो लिखो, हेड डालो क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, उसमें एक लाइन लिख के चलना, ए काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मर विच कैन ट्रांसफॉर्म और वी कैन से विच कैन कन्वर्ट ए हाई वोल्टेज इंटू लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज लो करंट इंटू लो वोल्टेज हाई करंट। दोबारा बोलूं, ए ट्रांसफॉर्मर विच कैन कन्वर्ट हाई वोल्टेज लो करंट इंटू लो वोल्टेज हाई करंट एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब स्टेप अप स्टेप डाउन किसके बेसिस पर याद करेंगे, वोल्टेज के बेसिस पर। अगर वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, अगर वोल्टेज को घटा रहा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और जहां वोल्टेज बढ़ेगी वहां करंट कम होगी और जहां वोल्टेज घटेगी, जहां वोल्टेज घटेगी वहां करंट बढ़ेगी। अगर वोल्टेज बढ़ रही है करंट घट रही है, वोल्टेज घट रही है तो करंट बढ़ रही है। दोनों में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स, उल्टा रिलेशन होता है। ठीक, और सेम प्रपोर्शन में बढ़ेगी और घटेगी, ये भी ध्यान रखना। ठीक, ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग मॉडल हो गया, मतलब वर्किंग प्रोसेस, किस तरह से ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है, इस तरह से भैया वर्क करता है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, ये अजम्पशन है, इन अजम्पशन को ध्यान देना। कुछ अजम्पशन हमने यहां पर ले रखे हैं, जैसे एक अजम्पशन हमने यहां लिया था कि हमने ये बोला था कि जितना फ्लक्स इस कॉइल से लिंक्ड है उतना ही फ्लक्स इससे भी लिंक्ड है, यानी यहां पर किसी भी टाइप का फ्लक्स का लिंकेज नहीं हो रहा, लीकेज नहीं हो रहा है। ये पहला अजम्पशन था, दोनों ओर d∅dt सेम था। यहां पर क्या होगा, प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, हमारा सेल्फ इंडक्शन होगा और सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तभी हम कह पा रहे हैं कि किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। और दोनों टाइप के इंडक्शन यहां पर सेम तरह से, मतलब एक साथ क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। फिर उसका क्या अजम्पशन लिया हमने कि भाई प्राइमरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, इसलिए इस कॉइल के टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या वो उसमें वोल्टेज होगी वो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगी। तभी मैं यहां पर ये इक्वेशन लिख पाया। ठीक, फिर हमने क्या बोला कि सेकेंडरी कॉइल अगर ओपन सर्किट में होगी तो यहां पर जो मेरे पास वोल्टेज होगी अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, वो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हुए हुए ईएमएफ के बराबर होगी। क्या मतलब बात इतनी, तो ये क्या है, अजम्पशन है, और ये क्या है, कैलकुलेशन। एक और अजम्पशन कि यहां पर किसी भी टाइप का पावर लॉस नहीं हो रहा है, जो कि होता नहीं है एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर में। ठीक, एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर में कुछ न कुछ पावर का लॉस होता है और यहीं से नया टर्म निकल के आता है, उस टर्म का नाम है इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो मैं इसे मिटा रहा हूं और नेक्स्ट हेडिंग डालो क्या, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर का क्या मतलब हुआ कि इसको हम कितनी इनपुट दे रहे हैं और एक कितनी पावर खर्च करके हमको आउटपुट दे रहा है, यानी उनका रेशियो। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर ईटा इक्वल टू क्या होता है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट और इनटू 100 कर दो, आंसर किसमें आएगा, परसेंट में आएगा। ठीक है, अगर पावर आउटपुट और पावर इनपुट दोनों बराबर हो जाए तो इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 100% इफिशियंस, यानी जितनी इनपुट दी उतना ही हमें आउटपुट मिल गया, दोनों क्या बराबर हैं। और ये जो हमारा केस है, जो हमने कंडीशन यहां पर यूज कर रखी है, किसके लिए कर रखी है, हमने ये बोला है कि हमारा ट्रांसफॉर्मर क्या है, 100% इफिशियंट है, जितनी पावर इनपुट में मिल रही है उतनी पावर हमें आउटपुट में भी मिल रही है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, कुछ न कुछ यहां पर पावर लॉस होता ही होता है, कुछ न कुछ यहां पर एनर्जी का लॉस होता ही होता है। तो इन जनरली होता क्या है कि जो इफिशियंसी होती है इसकी वो 90% के आसपास होती है, 90%, 92%, ऐसे हमें इन जनरल जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी इफिशियंसी हमें देखने को मिलती है। यानी 100% यहां पर पावर का कन्वर्जन नहीं हो पाता है, कहां से, इनपुट से आउटपुट में। अब सवाल यह है
कि यहां पर लॉस किस फॉर्म में होता होगा। आपको कुछ देर पहले समझ में आया किस फॉर्म में होता है भाई, रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। दूसरा हमने जो बोला है ये ओपन सर्किट में नहीं हो सकता, और हमने क्या बोला है यहां पर जो फ्लक्स का लीकेज है वो भी नहीं हो रहा है, वो होगा ऑब्वियसली बात है। फ्लक्स का कुछ ना कुछ तो क्या होगा, यहाँ पर लीकेज होगा, बिकॉज इनके बीच क्या कुछ डिस्टेंस है, हम इनको चाहे कितना ही क्लोज कर दें कुछ ना कुछ फ्लक्स क्या हो जाना है, लीक होना ही होना है। तो अब यहां पर नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो क्या है कि भाई जो पावर लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है किसी ट्रांसफॉर्मर में, अरे बाहर थोड़ा सा रुक लेते हैं ना, बाहर ला हो रहा है, हाँ, कि जो ट्रांसफॉर्मर में लॉस होता है एनर्जी का वो किस किस फॉर्म में होता है, अब नेक्स्ट ये डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए हम कहां जाएंगे, अपने पैड में जाएंगे, उसी में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि थ्योरी लिखनी होगी वहीं हम लिख लेंगे। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, पहला लॉस क्या है, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का मतलब क्या होगा, वही जो हम मान के चले ना कि भाई हमारे जो कॉपर की कॉइल है उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर। अगर कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा तो वहाँ पर हीट के फॉर्म में कुछ न कुछ एनर्जी का लॉस होगा, तो वही लॉस क्या कहलाता है, हमारा कॉपर लॉस कहलाता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, एनर्जी लॉस ड्यू टू हीटिंग ऑफ कॉपर वायर यूज्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग्स, बाइंडिंग यानी कॉयल की बात हो रही है। दिस पावर लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक कॉपर वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली बात है, अगर वायर की थिकनेस ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो वहाँ पर जो हीटिंग होगी वो कम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए कॉपर लॉस क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा पहला लॉस हो गया। दूसरा हमारे पास क्या, ईडी करंट लॉस। अब ध्यान देना ये ईडी होगा, ठीक है, ई होगा यहाँ पर, ये तो ई डी डी वाई होगा, ये क्या है हमारे पास, ई डी डी वाई है। तो नेक्स्ट दूसरा टाइप का लॉस क्या है, ईडी करंट लॉस है। क्या होता है ईडी करंट लॉस, जब भी अगर माना वहां पर क्या हमारे पास ऐसे आयरन के कोर हैं, सॉफ्ट आयरन कोर है, अभी आपने देखा वहां पर इस तरह से सॉफ्ट आयरन कोर है, और यहां पर क्या है, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और जब भी किसी मेटल से या मेटल की प्लेट से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तब उस कॉइल में कुछ ईडी करंट क्या करती है, फ्लो करती है, ड्यू टू इंडक्शन, और वी कैन से ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पर क्या होगी, कुछ ईडी करंट फ्लो करेगी, क्योंकि इसमें क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहां पर कुछ करंट फ्लो करेगी ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दिस कॉइल। तो यहां पर जो मेरे पास इस ट्रांसफॉर्मर में जो हमारे पास सॉफ्ट आयरन है या फिर आयरन की जो प्लेट वहां पर लगी हुई है, उनसे पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा है तो वहां पर कुछ करंट इंड्यूस होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईडी करंट बोलते हैं। वही क्या है, हमारा ईडी करंट लॉस है। क्या बोल रहा है, द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईडी करंट इन आयरन कोर विच लीड्स टू सम एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट होगा, ठीक, कैन फॉर्म ऑफ हीट नहीं, in the form of heat. This loss can be reduced by using laminated iron core. तो वहां पर जो आयरन कोर है उनके बीच क्या लगा देंगे, हम लेमिनेशन कर देंगे, जिससे क्या होगा, लेमिनेशन मतलब उनके बीच प्लास्टिक के से लेयर लगा देंगे, तो उससे क्या हो सकता है, हमारा लॉस कम हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा ईडी करंट लॉस हो गया। अगला है हमारे पास फ्लक्स लिंकेज, वही चीज कि वहां पर कुछ न कुछ फ्लक्स क्या होगा, लीक होगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों कॉइल से पास करने वाला फ्लक्स क्या है, सेम है, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स लीकेज बोलते हैं, और इसकी वजह से भी वहां पर कुछ न कुछ लॉस हमें देखने को मिलेगा। तो क्या लिखा है हमने, द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी मे नॉट फुल्ली पास थ्रू द सेकेंडरी। ऑब्वियसली बात है, सम ऑफ द फ्लक्स मे लीक इन द एयर, बीच में क्या होगा, कुछ न कुछ गैप होगा। अगर मुझे इसे कम करना है तो क्या करेंगे, उनके बीच के गैप को कम कर देंगे या उनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे बाइंड कर देंगे, ठीक है। तो दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय बाइंडिंग द कॉइल एंड बाय बाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ओवर वन अनदर। यानी उसको हम ऐसा कर सकते हैं, कैसा, ये मेरे पास सॉफ्ट आयरन की कोर है इस तरह से, और कॉइल को ऐसे मोड़ दो, ये माना ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी कॉइल, और इसी के ऊपर क्या लगा दो भाई, सेकेंडरी कॉइल लगा दो ऐसे करके। तो उसी के ऊपर सेकेंडरी कॉइल लगा देंगे, तो ये मेरे पास प्राइमरी कॉइल और ये मेरे पास सेकेंडरी कॉइल, तो एक दूसरे के ऊपर हम ऐसे को मोड़ दें तो वहां पर हमारा जो फ्लक्स का लीकेज है वो कम हो सकता है, ठीक। जो अगला यहाँ पर लॉस है वो है हमारे पास क्या, हमिंग लॉस। आपने देखा होगा ना, जो आपकी कॉलोनी के बाहर से जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, जब वो चल रहा है, माना लाइट आई हुई है, उसमें करंट फ्लो कर रही है और वो काम कर रहा है, तो वो आवाज करता है कुछ इस तरह से, यानी इसे क्या बोलते हैं, हमिंग बोलते हैं। यानी वहां पर कुछ ना कुछ साउंड एनर्जी निकल रही है, तो इसका मतलब साउंड क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, तो उस फॉर्म में वहां पर एनर्जी का लॉस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमिंग लॉस बोलते हैं। तो एज ट्रांसफार्मर वर्क्स दिस गिव राइज हमिंग साउंड
सो सम ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर लिखा हुआ है, सम ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ द हमिंग साउंड। हमिंग साउंड के फॉर्म में क्या होता है, वहां पर कुछ एनर्जी लॉस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हमिंग लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर हो गए, जो कि कभी कभी पूछ लेता है भाई 1 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उनमें से 1 या आधा नंबर का ये लॉस पूछ लेगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जैसे हमने डिस्कस कर लिए थे लेक्चर के मतलब वहां पर जब बोर्ड में, लेकिन थोड़ा सा एक बार समराइज कर लेते हैं। क्या है देखो, पहला ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर चेंजेस लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। और यहां पर ऐसा लग रहा है कि भाई वो वोल्टेज को चेंज कर रहा है लो से हाई, तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिस डज नॉट वैलिड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द करंट डिक्रीज बाय द सेम प्रोपोर्शन। यानी जिस प्रोपोर्शन से वोल्टेज इंक्रीज कर रही है उसी प्रोपोर्शन से करंट क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और यहां पर किसी भी टाइप के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोर्ड में 1-2 बार पूछा गया कि भाई एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक, माना एन टाइम वोल्टेज क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, एन टाइम वोल्टेज इंक्रीज कर गई, तो जो करंट है वो क्या कर जाएगी, एन टाइम डिक्रीज कर जाएगी। सिंपल सी बात। ठीक, अगला जो पॉइंट है, ए ट्रांसफॉर्मर इज इसेंशियली ए एसी डिवाइस, इट कैन नॉट वर्क ऑन डीसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहां पर हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए करंट को लगातार चेंज होना चाहिए, और डीसी करंट क्या होती है भाई, चेंज तो होती है नहीं। चेंज कौन सी करंट होती है, एसी करंट होती है। तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक एसी डिवाइस है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट में काम करने वाला डिवाइस है। तो ये क्या हो गए भाई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, या लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, या एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मर हो गए। और ये हमारा यहाँ पर लेक्चर समाप्त हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।